हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाइयों, आप लोगों को हमने क्लास 12th हिंदी गद्य खंड का 6ठा नंबर चैप्टर का लेखक परिचय बता दिए थे। यानी लेखक परिचय बोले तो इस चैप्टर के लेखक कौन है? भगत सिंह है। तो भगत सिंह के बारे में हम आप लोग को पूरा बता दिए थे। तो जब भगत सिंह के बारे में हम आप लोग को पूरा बता दिए थे, तो आज भगत सिंह के द्वारा लिखा गया जो ऐतिहासिक पत्र है, उस पत्र के बारे में भी पूरा बता ही देते हैं। तो आज हम लोग एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ये दोनों पढ़ाने वाले हैं। देखो बाबू, इस पाठ में ना एक लेख है और एक पत्र भी है। तो आप लोगों को हम दोनों पढ़ाएंगे, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह पे आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छे तरीके से आज का ये क्लास हो सके। प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक अगर वरदान बैच में नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग वरदान बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। चाहे वो बच्चे आर्ट्स वाले हों चाहे साइंस वाले हों, वरदान बैच में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। सीधे हम लोग आते हैं चैप्टर पे। सबसे पहली बात तो देख लीजिए, ये चैप्टर क्या है बाबू? एक लेख और एक पत्र। एक पत्र और एक लेख, उल्टा हो गया है, एक लेख और एक पत्र, जो भी रहे। यहां पे दो चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे पहली चीज तो आप लोग समझिएगा, एक लेख है, ठीक है ना, और लेख क्या है बाबू? तो समझिएगा, विद्यार्थी और राजनीति। इस चैप्टर में जो एक लेख दिया गया है, वह लेख है विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी और राजनीति लेख है, ठीक है ना। यानी कि इस चैप्टर में भगत सिंह जो है वो विद्यार्थियों के बारे में कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में जरूर जुड़ना चाहिए, विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। और इसलिए वो चैप्टर का नाम यहां जो दिया गया है वो है विद्यार्थी और राजनीति। और जो एक पत्र है, एक पत्र है प्यारे बच्चों, वो पत्र कौन सा है? तो वह पत्र है सुखदेव के नाम एक पत्र। सुखदेव के नाम, सुखदेव के नाम एक पत्र। तो यहां पे ना इस कहानी में ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें दो चीजें पढ़ना है। पहला तो एक लेख पढ़ना है विद्यार्थी और राजनीति पर, और दूसरा सुखदेव के नाम पर एक पत्र है जो कि भगत सिंह लिखे थे अपने दोस्त सुखदेव को। तो वो पत्र भी हम लोगों को पढ़ना है। तो एक लेख और एक पत्र, यहां पे हम लोग दोनों चीज बाबू पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए। पूरा ये चैप्टर हम पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। चाहे जितना देर में ये चैप्टर खत्म हो, लेकिन आज हम खत्म ही करके रुकेंगे। तो चलिए, सारे बच्चे लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी और राजनीति के बारे में क्या बताए हैं भगत सिंह। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। कहा गया है कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है। सुनिएगा, भगत सिंह लिखते हैं कि इस बात का भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि समाज में सब लोग यही राय देते हैं, अरे पढ़ाई लिखाई करो, काहे राजनीति में पड़े हुए हो। आए दिन आप लोग देखिएगा, इस प्रकार का बात जरूर सुनने के लिए मिलेगा। अरे पढ़ने वाले लोग राजनीति नहीं करते हैं, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके राजनीति करने उतर गए हो। लेकिन यहां पर भगत सिंह कहते हैं कि आए दिन ऐसा सुनने के लिए हमें मिलता है कि पढ़ाई लिखाई करने वालों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। भगत सिंह कहते हैं कि पंजाब का तो बातें मत करिए। जब पंजाब में आप कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जाइएगा, तो वहां पहले ही एगो फार्म पर साइन करा लेगा। फरमा में ये लिखल रहता है कि आप साइन करिए कि पढ़ाई लिखाई के दौरान राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले ही साइन करा लेगा। अगर बीच में राजनीति में घुसिएगा तो आपको जेल में घुसा देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा विद्यार्थियों को कहा जाता है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हैं वो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। आगे हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कहते हैं कि जो खुद शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं,
वो कहते हैं कि पढ़ने वाले लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा न लें। जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? पढ़ने वाले लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा न लें ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारा समाज सब दिन अनपढ़ रहे, हम अपने समाज से सब कुछ छिपाते रहे, हम अपने समाज को ना एक अंधा समाज बना करके रखें। जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे होंगे तो सरकार से सवाल करिएगा, लेकिन जब अनपढ़ होइएगा तो सरकार से सवाल नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। आप पढ़े लिखे हैं तो राजनीति मत करिए ऐसा कहा जाता है। अरे राजनीति तो बड़ा बेशरम चीज है भाई, राजनीति नहीं करना चाहिए ऐसा कहा जाता है। काहे नहीं करना चाहिए? आज राजनीति दल के लोग ही, आज नेता लोग हमारे देश को चला रहे हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा लोग हमारे देश को चलाए? बताओ बाबू, अगर पढ़ा लिखा लोग हमारे देश को चलाएगा तो हमारे देश का विकास ज्यादा होगा, हमारे देश दुनिया के एक लेवल वाले देशों में आ जाएगा। लेकिन आज तक हमारे देश को लगभग वैसा नेता मिला है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। बस पैसा उसके पास ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा 10-20 को आदमी होना चाहिए, उसके पास राइफल बंदूक होना चाहिए, क्रिमिनल टाइप का आदमी होना चाहिए, नेता बन जाएगा। पढ़ा लिखा लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है नेता बनने के लिए। पढ़े लिखे लोगों को नेता बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। शिक्षक लोग जल्दी राजनेता बनते ही नहीं है, शिक्षक लोग तो जल्दी राजनेता बनते ही नहीं है। इस बार बहुत ज्यादा हल्ला हुआ कि भाई फलने सर को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ सुनने के बाद अब की बार ये सुनने के लिए मिला, विपिन सर को आप लोग जानते होंगे, विपिन सर इस बार पॉलिटिक्स में आए हैं। हालांकि आए तो थे वो 5 साल पहले, लेकिन पंचायत लेवल तक ही सीमित थे, पंचायत का चुनाव लड़ते थे, मुखिया भी बने, लेकिन इस बार वो विधानसभा के चुनाव में आगाज कर चुके हैं कि हम इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और बहुत दमखम के साथ आए हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे राजनीति में, हमारे देश का विकास नहीं होगा। जात पात देखने से देश का विकास नहीं होगा, इसलिए पढ़ा लिखा लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्कूल कहता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब कहते हैं आगे, भगत सिंह लिखते हैं कि कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यानी बोले कि जो प्रोफेसर साहब हैं वो बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो राजनीति में न जाएंगे तो क्या अनपढ़ लोग राजनीति में जाएंगे? भगत सिंह का तो कहना सही है, ठीक है ना, कि पढ़े लिखे लोगों काहे नहीं जाएंगे भाई राजनीति में, ठीक है ना। देखिए आगे लिखते हैं भगत सिंह कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ही बुद्ध है। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर के इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता है। कहते हैं कि आज हमारे देश का शिक्षा जगत इतना पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश के जो शिक्षित वर्ग हैं, उनको राजनीति से अलग रखा जाता है। अगर पढ़े लिखे वर्ग को राजनीति से अलग रखिएगा तो क्या होगा? पढ़े लिखे वर्ग को राजनीति से अलग रखिएगा तो यही होगा। तो हमेशा भगत सिंह कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो और कौन आएंगे? इसलिए कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। इस बार देखिए बिहार के चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जैसा हमें लगता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो कि बहुत दमखम के साथ इस बार आए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, तो इस बार आए हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं कि भाई बिहार के स्थिति को बदलेंगे। एनालिसिस थोड़ा ज्यादा करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है ना। अब देखिए भाई अब किस तरीके से लोग उन पर विश्वास कर पाते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन यहां पर भगत सिंह कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ठीक है ना।
उन्हें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता है, और जब वे पढ़ लिख करके निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर के स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। कहते हैं कि जो लोग राजनीति नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो लोग राजनीति नहीं करते हैं वे लोग पढ़ लिख करके तो स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं, और स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि सुन करके लगेगा कि माथा पकड़ ले, ठीक है ना। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ भगत सिंह कहते हैं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि युवा देश की भविष्य है, एक तरफ कहा जाता है कि हमारे लड़के हमारे देश के भविष्य हैं, हमारी लड़कियां हमारे देश के भविष्य हैं, बालक सब देश के भविष्य हैं। तो अगर हमारे युवा देश के भविष्य हैं तो फिर उन युवाओं को आगे जाकर के देश चलाना है, तो फिर उनको राजनीति की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है? उनको राजनीति में आने के लिए बैन क्यों कर दिया जाता है? विद्यार्थियों को क्यों नहीं राजनीति में आने दिया जाता है? तो भगत सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया बाबू? हैं? चलो बाबू, कहते हैं कि इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। बोलते हैं भगत सिंह कि अगर आप विद्यार्थी हैं और अगर राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, और इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है? भगत सिंह कहते हैं कि यह बात हम मानते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आज हमारे देश में किस चीज का कमी है, हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, क्या ये सब हमें नहीं देखना चाहिए? क्या हम एक देश के सच्चे नागरिक के तौर पर क्या ये नहीं जान सकते हैं कि हमारे देश में किस तरीके का काम हो रहा है? भगत सिंह कहते हैं कि आज हम देश के एक सच्चे नागरिक हैं, तो हम लोगों को यह जानने का अधिकार है कि हमारे देश में क्या सही हो रहा है, हमारे देश में क्या गलत हो रहा है। तो ये सब कुछ हमें जानने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, समझने का अधिकार है, लेकिन यहां तो विद्यार्थियों को राजनीति से ही अलग कर दिया जाता है। यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि अगर जिस शिक्षा में राजनीति नहीं सिखाई जाती है तो हम उस शिक्षा को निकम्मी समझते हैं। आज आप लोग देखते हैं, आप लोगों को एक अलग से विषय पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति सिखाया जाता है ना, एक अलग। आजकल विद्यार्थियों के सिलेबस में एक अलग सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। जो आर्ट्स लेते हैं उनको पता होगा पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। 10वीं क्लास में आप लोग सिविक्स पढ़े हैं। तो आजकल विद्यार्थियों को देश के बारे में सिखाया जाता है, राजनीति के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि पढ़ाई ऐसा होना चाहिए जिसमें राजनीति के बारे में सिखाया जाए, देश के बारे में सिखाया जाए। अगर देश के बारे में, राजनीति के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है तो वैसी पढ़ाई निकम्मी है। भगत सिंह कहते हैं कि उस प्रकार की पढ़ाई निकम्मी है जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। कहते हैं कि पढ़ाई सिर्फ अगर नौकर बनने के लिए करना है, सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए करना है, सिर्फ एक क्लर्क का नौकरी, तो वैसा पढ़ाई को हम बेकार समझते हैं। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि एक नौकरी ले लिया जाए, पढ़ाई इसलिए होता है ताकि हम देश दुनिया को अच्छे तरीके से समझ सकें। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। कुछ जो चतुर आदमी होते हैं वो कहते हैं कि तुम पॉलिटिक्स पढ़ो भी, पॉलिटिक्स समझो भी, यानी कि राजनीति पढ़ो भी, राजनीति समझो भी, लेकिन राजनीति में हिस्सा न लो। ठीक है ना? राजनीति बड़ा खराब चीज है। का है भाई, जब हम राजनीति पढ़े हैं, जब हम राजनीति समझे हैं, तो फिर राजनीति में हिस्सा काहे नहीं ले? जरूर हिस्सा लेंगे राजनीति में। तुम अधिक योग्य होकर के देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा योग्य होंगे तो देश के लिए बढ़िया होगा। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई करने वालों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस, यहां पे दो पुस्तक का नाम है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पुस्तक का नाम है अपील टू द यंग और दूसरा का नाम है हमारा नाम, प्रिंस क्रोपोटिकन।
प्रिंस कोपोटिक ने। तो कहते हैं कि यह पढ़ रहा था, एक प्रोफेसर साहब कहने लगे कि यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। तो लड़का बोल पड़ा कि प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे और इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। और प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और वो इस पुस्तक का नाम नहीं जान रहा था, तो भाई वो लड़का भी हंस पड़ा कि कैसा प्रोफेसर हो कि इस किताब का नाम तुम नहीं जानते हो, ठीक है ना, कैसा प्रोफेसर हो कि इस किताब का तुम नाम भी नहीं जानते हो। और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। ले भाई, प्रोफेसर साहब भी कह दिया कि तुम ये पॉलिटिकल पुस्तक काहे पढ़ रहे हो जी, तुम क्या बोल्शेविक हो, तुम पॉलिटिकल पुस्तक काहे पढ़ रहे हो। तो देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, कहते हैं कि प्रोफेसर की योग्यता जरा देखिए आप। अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है, ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि अगर प्रोफेसर ही ऐसा है तो विद्यार्थी कैसा होगा, अगर प्रोफेसर ही ऐसा है तो कैसा होगा उनका विद्यार्थी। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना हुई तो व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ। कहते हैं कि कमीशन का हम लोग स्वागत करेंगे, वायसराय का हम लोग स्वागत करेंगे, तो वो सब क्या हुआ। अरे अगर सुनना ही है तो सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करिए, उनका भाषण सुनिए, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। वह पॉलिटिकल का दूसरा पहलू नहीं है। सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। भगत सिंह कहते हैं कि अगर सरकार और देश के प्रबंध का जहां तक बात आएगा तो वो तो राजनीति में ही गिना जाएगा। फिर कैसे कहते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जब विद्यार्थी राजनीति में नहीं आएगा तो वो देश के बारे में कैसे समझेगा, वो प्रधानमंत्री के बारे में कैसे समझेगा, वो मुख्यमंत्री के बारे में कैसे समझेगा, वो कैसे समझेगा कि हमारे देश के नेता कैसे हैं, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर भी ये पॉलिटिक्स हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि अगर विद्यार्थी को राजनीति नहीं सिखाइएगा तो क्या उसको जन्मते ही ये सिखा दीजिए कि आप खुशामद करिए किसी दूसरे का चापलूसी करिए, किसी दूसरे का नौकर बन करके रह जाइए। क्या विद्यार्थियों को सिर्फ ये सिखाना है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या इसलिए कि हमको किसी सरकारी नौकरी करना है, कोई प्राइवेट नौकरी करना है। नौकरी का मतलब ही होता है नौकर बन जाना, ठीक है ना। चाहे आप सरकारी ही नौकरी क्यों ना करिए। अक्सर आप लोग फिल्म में देखते होंगे सरकारी नौकरी वालों को कहा जाता है कि यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, आप एक पब्लिक नौकर हो। तो क्या आपका काम है सिर्फ नौकर बन के रह जाना। क्या पढ़ाई का मकसद सिर्फ इतना ही होना चाहिए। ये भगत सिंह कह रहे हैं, ठीक है ना। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाक नहीं पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। कह रहे हैं कि जब तक भाई देश जो गुलाम है तब तक विद्यार्थी वफादारी का पाठ नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें। चूंकि भगत सिंह उस समय ये पत्र लिख रहे हैं, ये लेख लिख रहे हैं जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, भगत सिंह जेल में से ये सब लिख रहे हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कि हमारे देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है, हमारे देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अपना तन मन धन सब कुछ देश पर ये क्या कर दे, न्यौछावर कर दे, अर्पित कर दे, और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। भगत सिंह कहते हैं कि हमारे देश को ऐसे युवा की जरूरत है जो पागलों की तरह अपने देश की सेवा करें, पागलों की तरह इस देश को पूजे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे। कहते हैं कि क्या बूढ़ा आदमी आपको ऐसा मिलेगा जो तन मन धन अर्पित कर दे। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सियाने लोगों से ऐसे लोग निकल सकेंगे। यहां पे कह रहे हैं कि क्या दुनियादारी में जो सिमट करके लोग रह गए, क्या वो देश के लिए जान देंगे, नहीं देंगे। क्या बूढ़े लोग देश के लिए जान देंगे, नहीं देंगे। तो देश के लिए जान सिर्फ एक लोग दे सकते हैं, जो युवा लोग हैं। वही अपना तन मन धन सब कुछ देश को दे सकते हैं।
ठीक है ना। परिवार वाले अपने परिवार के जंजाल से नहीं निकल पाएंगे। यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। कहते हैं कि ऐसा देश के बारे में वही लोग सोच सकते हैं जो कि व्यावहारिक ज्ञान थोड़ा बहुत लिया हो। जिनके पास व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं है वो देश के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है ना। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चे के लिए घोंटा ना लगाया हो। कहते हैं कि भाई सिर्फ गणित और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ही ना पढ़ाई नहीं किया जाना चाहिए। पढ़ाई चीजों को समझने के लिए किया जाना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करिए कि गणित का सवाल हमसे बन रहा है। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करिए कि हम प्रयोग कर पा रहे हैं, रिएक्शन करा पा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ के। पढ़ाई इसलिए करिए ताकि अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सके। पढ़ाई इसलिए करिए ताकि हम दुनियादारी को समझ सके। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर के जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? कहते हैं कि आज ये इंग्लैंड में जो विद्यार्थी लोग थे वो अपना कॉलेज छोड़ करके निकल गए जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं था? क्या ये राजनीति नहीं था? पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति। कहते हैं कि तब हमारे उपदेशक कहां गए थे? कहते हैं कि जिस समय इंग्लैंड वाले जर्मनी से लड़ने गए थे तब हमारे उपदेशक कहां गए थे, जो बड़ी बड़ी उपदेश देते हैं कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदौली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि अगर देश को आजाद करना है तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी युवाओं को ही लेना होगा, हमारे लड़कों को ही लेना होगा। ठीक है ना। और वैसे ही लड़कों को आप राजनीति से दूर कर रहे हैं। जब तक हमारे देश के लड़के राजनीति में नहीं आएंगे वो कैसे समझेंगे कि हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम है? कैसे वो देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करेंगे? तो इसलिए हमारे देश के लड़कों को जरूर राजनीति बतानी चाहिए। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रह करके अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? भगत सिंह कहते हैं कि क्या हमारे हिंदुस्तान के लड़के अलग अलग रह करके अपने देश का वर्चस्व बचा पाएंगे, अपने देश का भविष्य बचा पाएंगे? कहते हैं कि नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते हैं। कहते हैं कि 1919 ईस्वी में जो विद्यार्थियों पर अत्याचार हुआ है वो लोग भूल नहीं सकता है। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। भगत सिंह कहते हैं कि ऐसे हल्के फल्के क्रांति से कुछ नहीं होगा, एक भारी क्रांति का जरूरत है, एक बहुत जबरदस्त क्रांति करना पड़ेगा। ठीक है ना। वे पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें। कहते हैं कि भाई विद्यार्थी पढ़ें, खूब मन लगा करके पढ़ें, बहुत बढ़िया बात है पढ़ना, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का भी ज्ञान अपने पास रखें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े। कहते हैं कि ज्ञान रखें अपने पास, लेकिन जब जरूरत हो तो उसको मैदान में लेकर के कूद जाए और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरन बचने का कोई दूसरा उपाय नजर नहीं आता है। कहते हैं कि अगर इस प्रकार से नहीं करते हैं तो फिर बचने का कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। फिर छोड़ दीजिए उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप बच पाइएगा। तो सबसे पहला चीज तो यही कि विद्यार्थियों के बारे में भगत सिंह यही बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। ठीक है ना। तो इस कहानी का एक पार्ट तो आप लोग देख लिए, इस चैप्टर का एक पार्ट तो आप लोग देख लिए कि विद्यार्थी और राजनीति के बारे में भगत सिंह क्या सोचते हैं। ठीक है ना। आप लोग अलगे राजनीति कर रहे हैं? आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अब राजनीति करना लग जाइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग का राजनीति भी ना कमेंट तक सिमटा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल रहा है। यही सबसे बड़ा समस्या है। आप लोग जो कमेंट में इस प्रकार से राजनीति कर रहे हो तो कमेंट में ही आप लोगों का राजनीति है। ठीक है। तो कमेंट में से बाहर निकलिए, थोड़ा राजनीति करिए, तब ना विधायक उधायक का चुनाव लड़िए आप लोग। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं सुखदेव के नाम एक पत्र। यहां पर सुखदेव के नाम एक पत्र लिख रहे हैं। सुखदेव को ना एक पत्र लिख करके और उनको क्या बता रहे हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सुखदेव को लिखते हैं भगत सिंह। कहते हैं कि प्रिय भाई, भाई बुलाते थे, सुखदेव को भाई कहते थे, हालांकि सच्चे दोस्त थे लेकिन भाई बुलाते थे। कहते हैं कि भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा।
कहते हैं कि मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। देखिए, इस पत्र को लिखने से पहले सुखदेव भी भगत सिंह को एक पत्र लिखे थे, ठीक है ना। तो इसलिए भगत सिंह कह रहे हैं कि मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा और मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। भगत सिंह कहते हैं कि हम तुम्हारे पत्र को कई एक बार पढ़े हैं और हम ये समझते हैं कि बदले हुए जो परिस्थिति है उसका असर है और अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। भगत सिंह कहते हैं कि जिस बात से हम लोग बाहर में घृणा करते थे, नफरत करते थे कि भाई जेल में जाएंगे तो ये सब नहीं करेंगे, आज वही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। कहते हैं कि इस प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वो अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखता है। कहते हैं कि जेल से बाहर रहने पर हम लोग जो बातचीत करते थे अब उसका कोई विशेष महत्व नहीं बच गया है। उदाहरण के लिए मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था। भगत सिंह कहते हैं कि हमारा सोच ऐसा था कि व्यक्तिगत प्रेम हो, अपने आप से प्रेम करना सीखिए। भगत सिंह कहते थे कि अपने आप से प्रेम करना सीखिए, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय और मेरे मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं है। भगत सिंह कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि हम सोचते थे कि अपने आप से प्रेम करिए, और अपने आप से प्रेम करने वाला व्यक्ति भी सोच लीजिए कि आज फांसी के फंदे पे लटक गया। कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि हम सोचते थे कि अपने आप से हम प्रेम करेंगे, अपने आप से खूब प्रेम करते हैं, लेकिन आज ऐसा विचार हमारे मन में नहीं आता है। बाहर आप इसके बड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। देखिए बाबू, यहां पे ना जो सुखदेव हैं वो जेल में है और भगत सिंह भी जेल में है। तो एक जेल से दूसरे जेल में पत्र लिखा जा रहा है। सुखदेव बड़ा गंभीर हो चुके हैं, बेचारा को जब से पता चला है कि फांसी मिलने वाला है तो टूट गए हैं और वो उनको आत्महत्या का मन हो रहा है कि भाई हम आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, और इसलिए वो भगत सिंह को पत्र लिखे थे। और अब इस पत्र में भगत सिंह जो है वो सुखदेव को समझा रहे हैं, ठीक है ना, और कह रहे हैं कि भाई अब आपकी बातों को हम समझ सकते हैं एवं वो चीज आवश्यक भी है, ठीक है ना, लेकिन एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। भगत सिंह कहते हैं कि याद होगा तुम्हें कि एक दिन हम तुमसे आत्महत्या के विषय में चर्चा किए थे, ठीक है ना। क्या चर्चा किए थे? उस समय कहते हैं कि उस समय मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है। भगत सिंह कहते हैं कि अनेक ऐसे कारण हैं जिस कारण में आत्महत्या सही हो सकता है, लेकिन आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। भगत सिंह कहते हैं कि उस समय जब हमने बोला था कि आत्महत्या कई कारण में सही हो सकता है तो आपने विरोध किया था और कहा था कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली भांति याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता है। भगत सिंह कहते हैं कि भाई पहले तो हम बोलते थे कि आत्महत्या करेंगे तो तुम खुद हमें समझाते थे कि आत्महत्या जैसा कायरता वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, यानी कि आत्महत्या करने वाला जो कार्य है वो भयानक है, वो बहुत ज्यादा घृणा वाला है, घृणित है। परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। कहते हैं कि तुम ही थे ना सुखदेव जो कहते थे कि आत्महत्या का काम एकदम घृणित है, और आज तुम ही कहते हो कि हम आत्महत्या कर लेंगे। ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी। कहते हैं कि हमारे तो अब यही राय है जो पहले अब आपका था, यानी कि पहले आप सोचते थे कि आत्महत्या कायरता वाला चीज है, अब हम सोचने लग गए हैं कि आत्महत्या जो है वो कायरता वाला चीज है, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। भगत सिंह कहते हैं कि भाई आत्महत्या का विचार बना रहे हो, आत्महत्या एक घृणित अपराध है।
और कोई भी व्यक्ति रहे इसको उचित नहीं कहेगा। ये नहीं कहेगा कि आत्महत्या करके बहुत बहादुरी का काम किया है। लोग यही कहेंगे कि आत्महत्या करके एक नंबर का कायरता वाला काम किया है। ठीक है ना। भगत सिंह आगे लिखते हैं अपने पत्र में कि आप कहते हैं ना कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल अगर कष्ट हो रहा है तो उसको सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि अगर कष्ट हो रहा है तो कष्ट में या अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना और बलिदान करना को हमने सोच समझ करके कितना प्यार किया था। भगत सिंह कहते हैं कि देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर देना और देश सेवा के लिए अपने आप को बलिदान कर देना हमने सोच समझ करके यह फैसला लिया था और सोच समझ करके इस फैसले से प्यार किया था। और मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की है। भगत सिंह कहते हैं कि तुम भी देश की सेवा कम नहीं किए हो, तुम अधिक से अधिक देश की सेवा किए हो। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। भगत सिंह कहते हैं कि जो कुछ भी हम लोगों को करना था हमने कर दिया है। बम फोड़ा, उसको मारा, बहुत सारे लोगों को मारा, तो अब उसके लिए कष्ट उठाने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि भाई हमने लोगों को मारा, अंग्रेजों को मारा, तो ये सोच करके ही ना कि भाई इसके लिए हम लोगों को भी कष्ट होगा। तो अब अगर कष्ट है तो कष्ट उठाने के लिए तैयार भी रहिए। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। भगत सिंह कहते हैं कि यही वो अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मान करके ही करता है। कहते हैं कि कोई भी मानव रहे यही बात उचित मान करके वो काम करता है कि भाई कुछ फैसला हो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। भगत सिंह कहते हैं कि हमने ही लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका तो हमको उचित लगा, हमने बम फेंक दिया। अब इतना सोच करके थोड़ी ना फेंके थे कि इसके बाद फांसी हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। उस समय हमको उचित लगा कि बम फेंक करके लोगों को मार देना चाहिए। हमने बम फेंक करके लोगों को मार दिया। कार्य करने के बाद उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। भगत सिंह कहते हैं कि काम करने के लिए तो लोग काम कर लेता है, लेकिन फल का चिंता उसके बाद करनी चाहिए। परिणाम की चिंता तो भाई घटना घटने के बाद होता है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? भगत सिंह कहते हैं कि चलो फांसी मिल गया, चाहे कुछ भी हो गया, अगर हम अंग्रेजों के सामने जाकर के गिड़गिड़ाएं कि हमको माफ कर दीजिए, तो क्या यह हमारे लिए उचित है? अगर अंग्रेजों के सामने जाकर के हम नतमस्तक हो जाए, अगर अंग्रेजों के हाथ पांव पकड़ लें कि हमको माफ कर दीजिए, तो क्या यह उचित है? क्या तुम चाहते हो कि हम लोग अंग्रेजों से माफी मांगे? इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होगा। भगत सिंह कहते हैं कि अगर आज हम लोग अंग्रेजों से माफी मांग लिए ना तो उल्टा प्रभाव होगा। पूरे देश के युवा नाराज हो जाएंगे और पूरे देश के युवा डरने लग जाएंगे कि भगत सिंह जैसे लोग को माफी मांगना पड़ा। ठीक है ना। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल हुए हैं। भगत सिंह कहते हैं, देखिए भगत सिंह कितने बहादुर व्यक्ति थे। भगत सिंह कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके, ठीक है ना, हमको उस समय उचित लगा, मारना उचित लगा, हमने मार दिया। लेकिन क्या अब चिंता करें उसका? नहीं। अब क्या अंग्रेजों का पैर हाथ पकड़े? नहीं। अब जो होना था जो हो गया है। हम अपने लक्ष्य में 100% सफल हुए हैं। मतलब भगत सिंह को फांसी होने वाला है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि जो हमको करना था हमने कर दिया, हम अपने लक्ष्य में सफल हुए हैं। ठीक है ना। आगे कहते हैं भगत सिंह की बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। कहते हैं कि हमारे संस्था के जो और भी बंदी थे उनकी स्थिति एकदम दयनीय था। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। भगत सिंह कहते हैं कि हम तो आज तक कम से कम जिंदा हैं। हमको तो ये जानकारी था या फिर हम अपने सोचते थे कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे, हमको मार देगा लोग, अंग्रेज लोग। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था और न हमें यह विचार सूझता ही था। एक बात बताएं, जानते हो जब भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे, जब यह लोग भोजन नहीं करते थे, जब अनशन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, तो अंग्रेज लोग जबरदस्ती मुंह में पाइप डाल देता था और मुंह में पाइप डाल करके दूध पिलाता था। ठीक है ना, कि किसी तरीके से जिंदा रहे।
और कभी कभी क्या होता था कि मुंह में पाइप डालने के दौरान वो पाइप फेफड़ा में चल जाता था और पूरा फेफड़ा में दूध भर जाता था, आदमी मर जाता था। कई ऐसे हुए हमारे क्रांतिकारी जो मर गए, ठीक है ना। काला पानी का सजा होता था, वहां पर ऐसे होता था। तो वही कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि हम कब के मर जाएंगे, लेकिन आज तक जिंदा है। और भोजन का भी बात है तो कृत्रिम तरीके से भी अगर भोजन दिए जाने का ही ज्ञान नहीं था, हमें यह विचार सुस्ता ही था, हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। भगत सिंह कहते हैं कि भाई हम तो मरने के लिए 24 घंटा तैयार हैं, हमको डर नहीं है। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? भगत सिंह कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि हम इतना कुछ करने के बाद भी, इतना सब जानने के बाद भी हम आत्महत्या करेंगे? नहीं, प्रयत्नशील होना और श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती है। कहते हैं कि हमने प्रयत्न किया, हमने कोशिश किया, हमने देश के लिए जान दे रहा है, इसको आत्महत्या हम नहीं कहेंगे। हमारे मित्र श्री यतेंद्र नाथ दास जी की मृत्यु तो अस्पृहणीय है, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ, समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। कहते हैं कि भले आज हमको फांसी हो जाएगा, लेकिन हमारे नाम पर आज देश में कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जरा ये देख लीजिए। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए हैं। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह कहते हैं कि भाई इस प्रकार का मृत्यु अगर मिले तो इसको आदर्श मृत्यु कहेंगे, कि अगर एक भगत सिंह मरेगा तो 100 भगत सिंह पैदा होगा, ठीक है ना। तो ये है भगत सिंह। एक लड़का, ये कौन है भाई जो पूछ रहा है कि भगत सिंह किसे कहते हैं? अरे भगत सिंह को नहीं जानते हो जी? हैं? भारत में रह करके भगत सिंह को नहीं जानते हो भाई? ये तो आश्चर्य की बात है। देखिए आगे है, इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और उसके बाद उन्हें फांसी दी जाएगी। भगत सिंह कहते हैं कि भाई अगर हम लोगों को मृत्युदंड भी सुना दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इंतजार करना चाहिए उस दिन का कि कब हमको फांसी पर चढ़ाया जाता है। यह मृत्यु भी बहुत सुंदर होगा। भगत सिंह कहते हैं कि वैसा मृत्यु भी सुंदर होगा, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। कहते हैं कि अंग्रेज लोग हमें फांसी पर चढ़ा दे, वो मंजूर है, वो सुखद मृत्यु है, लेकिन आत्महत्या कर लेना यह बड़ा दुखद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। भगत सिंह कहते हैं कि अगर विपत्ति आया है तो यह विपत्ति हम लोगों को और अच्छे तरीके से संपूर्ण बना देगा। और मैं और आप, वरण मैं कहूंगा, हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। कहते हैं कि हमारे जीवन का यह भाग तो अभी शुरू होता है, अभी हम लोग का जीवन खत्म कहां हुआ है। आगे कहते हैं कि आपको यह बात याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती है। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। हम उनके उन्नाद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं। कहते हैं कि भाई दूसरों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, अगर किसी दूसरे के बारे में पढ़ते हैं तो हम कि भाई उनको फांसी दिया गया, उनको इस प्रकार से मारा गया, तो उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आज अगर वही हम पर बीत रहा है तो फिर हम भी तो प्रशंसनीय हुए। फिर हम क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? हम क्यों, मतलब सोचिए कि भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुखदेव को इतना समझा रहे हैं। खुद बेचारे मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो सुखदेव को समझा रहे हैं कि नहीं, आत्महत्या नहीं करना है। अगर आत्महत्या कर लिए तो ये देश हमें कायर कहेगा, अगर फांसी पे चढ़ गए तो देश आज हमें सूरवीर कहेगा। आज हम लोग भगत सिंह को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए ना क्योंकि उनको फांसी दिया गया हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। अगर वो आत्महत्या कर लेते तो क्या आज हम लोग उनको याद रखते? नहीं रखते, ठीक है ना। कहते हैं कि इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के लिए साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों से सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाइयां उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्टि कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर तैयार भी रहते हैं, जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्षों के द्वारा आमंत्रित करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि भाई इस प्रकार का अगर विपत्ति आया है हमारे ऊपर, अगर हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, विपत्ति आया है, तो उस विपत्ति का आमंत्रण हमने खुद दिया था।
भगत सिंह कहते हैं कि जो विपत्ति आज है ना, उस विपत्ति का आमंत्रण हमने खुद दिया था, और जब उस विपत्ति का आमंत्रण हमने खुद दिया था तो फिर हम क्यों इतना सोच विचार करें। ठीक है, कहते हैं कि जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, आज उस क्रांतिकारी कहने के लायक हम हैं, तो फिर हम क्यों इतना सोच विचार करें कि हमको मृत्यु दंड दिया जाएगा कि फांसी दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे भगत सिंह कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है। कहते हैं कि जेल ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर कि आप सामाजिक विषय का अध्ययन कर सकते हैं। और कहते हैं कि हमने कुछ साहित्य भी पढ़ा है, और जेलों ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। कहते हैं कि जेल ही वो सबसे बढ़िया जगह है जहां पर इस प्रकार की चीजों का आप अध्ययन कर सकते हैं। स्व अध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। कहते हैं कि स्व अध्याय कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि स्वयं कष्टों को सह रहे हैं। आगे भगत सिंह कहते हैं कि आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। आप लोग रूस की क्रांति पढ़े होंगे। अब भगत सिंह यहां रूस की क्रांति का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई रूस के क्रांति आप लोग देखे कि किस तरीके से रूस में जो बंदी लोग थे, जो जेल में लोग जो बंद थे, किस तरीके से जारशाही के खिलाफ तख्ता पलट कर दिए, किस तरीके से राजा को अपने सत्ता पर से भगा दिए। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है? कहते हैं कि जिस प्रकार से रूस में लोगों ने अपने जारशाही सत्ता को समाप्त किया, क्या भारत में वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो अंग्रेजों को समाप्त कर दे, जो इन विषय से पूर्णतया परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो। केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं है। देखिए आजकल क्या होता है, कहीं पर अगर कुछ गलत होता है ना तो हम कहते हैं अरे कोई और आएगा इसको करेगा, हम लोग किसी दूसरे पर काम को टाल देते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि यह सबसे बड़ी बुराई है कि किसी भी काम को यह कह देना कि दूसरा कोई कर लेगा इस काम को, या फिर इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं। जैसे रोज ये रोड पर कुछ गलत हो रहा है तो हम कहते हैं अरे बहुत लोग हैं करने के लिए, हम ही थोड़ी हैं, बहुत लोग हैं जो कर लेगा। भगत सिंह कहते हैं कि यही सबसे बड़ा गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कौन, बहुत लोग में हम नहीं आते हैं क्या? तो फिर बहुत लोगों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को ये अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार के कार्य को दूसरे लोगों पर छोड़ते हैं उनको आज ही संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। कहते हैं कि आप ऐसा मेहनत कर रहे हैं जो अनावश्यक है, अनुचित है, तो उसको प्रयत्न नहीं माना जाएगा। आप प्रयत्न करिए, मेहनत करिए तो सही डायरेक्शन में करिए, गलत डायरेक्शन में मत करिए। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक शुरू हुए हैं उन सबसे अलग रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या तो नासमझ हैं। भगत सिंह कहते हैं कि भाई देखो कुछ तो मित्र ऐसे हैं जो कि या तो मूर्ख हैं या तो नासमझ हैं। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। कहते हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे मित्र मिलेंगे जो आत्महत्या को बड़ा अनोखा समझेंगे, जो आत्महत्या को बड़ा अद्भुत समझते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं कि वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, भगत सिंह कहते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हम जेल में हैं तो हमारा अपमान हो रहा है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर जेल में बंद है तो अपमान है, तो फिर इसको सुधारिए, यह अपमान नहीं है। ठीक है ना। संभवतया आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता है। भगत सिंह कहते हैं कि अब जब हम इस प्रकार की बातें कहेंगे तो आप कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं होगा, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर के साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। आमतौर पर सब लोग यह बोल करके ही आंदोलन से बचना चाहते हैं कि भाई ऐसा बोल करके निकल जाएंगे, आंदोलन होगा नहीं। आंदोलन करना चाहिए।
जितना ज्यादा आंदोलन करेंगे उतना ही ज्यादा ठीक होगा। ठीक है ना। कहते हैं कि यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जेल के बाहर रहना चाहते हैं, चाहे जैसे भी रहें, लेकिन अपना जान बचाना चाहते हैं। क्या ऐसे करने से हमारा भारत देश कभी आजाद होगा? भगत सिंह कहते हैं कि सिर्फ अपनी जानों की रक्षा करते रहिएगा तो क्या हमारा भारत देश कभी आजाद होगा? क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? कहते हैं कि हमारी पार्टी में मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, अकेले वो क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? भगत सिंह कहते हैं कि आज हम कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए, तो क्या हम ये भूल कर दिए? क्या हमको इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों का जरूरत था? अरे अंग्रेजों से अगर लड़ना है तो हम अकेले ही काफी हैं। जिस दिन हम बहुत सारे लोगों के चक्कर में पड़ गए तो फिर हम कभी अंग्रेजों से लड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। भगत सिंह कहते हैं कि जो इस प्रकार से सोचता है इसका मतलब कि वह भीतर से बड़ा कमजोर आदमी है, वह भीतर से स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चल करके लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के बाद किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे। कहते हैं कि अगर कोई आदमी 14 साल तक जेल में रह जाए तो हो सकता है कि उसका विचार बदल जाए। उससे यह उम्मीद नहीं किया जा सकता है जो जेल से पहले था, यानी कि जेल से पहले जो वो सोचता था, जिस तरीके का उसका मानसिकता था, 14 साल जेल में रहने के बाद हो सकता है कि उसका मानसिकता बदल जाए, क्योंकि जेल का वातावरण उनके समस्त विचारों को रौंद करके रख देता है। भगत सिंह कहते हैं कि जेल का एक ऐसा वातावरण है कि जो कि विचारों को न रौंद करके रख देता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? भगत सिंह कहते हैं कि क्या जेल के बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? क्या जेल के बाहर हम एकदम आराम से रहते थे? हैं? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? कहते हैं कि जेल से बाहर भी थे, असफल भी हुए, लेकिन क्या हम उस काम को करना छोड़ दिए? क्या हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना छोड़ दिए? नहीं ना। क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि हुआ ही नहीं होता? भगत सिंह कहते हैं कि अगर ऐसा कोई सोचता है कि अगर ये काम हम नहीं करते तो कोई नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप नहीं करते तो करने वाला 100 आ जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर हम नहीं करते तो कोई और नहीं करता। यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। भगत सिंह कहते हैं कि हम तो अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। समय आया, आवश्यकता आया, तब हमारा उपज हो गया, हम इस काम में लग गए। अगर समय किसी और का आएगा, किसी और की आवश्यकता होगी, तो उसका उपज होगा, वो उस काम में लगेगा। तो हम तो अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। भगत सिंह ये बात बहुत बढ़िया बात लाइन बोलते हैं, केवल हम अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। भगत सिंह कहते हैं कि हमारा क्या महत्व है, हम थोड़ी ना कुछ किए हैं, ये तो समय है और ये समय की आवश्यकता की उपज है कि आज हम हैं। ठीक है ना। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। आपको पता है ना, आप लोग को इतिहास में हम पढ़ाए थे औद्योगिक क्रांति मतलब जब मशीनरी युग का शुरुआत हुआ था, जब मजदूरों पर शोषण होने लग गया था, जब फैक्ट्री के मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे थे, उस समय मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और कार्ल मार्क्स का विचार वैसा हो गया था परिस्थितियों को देख करके। कार्ल मार्क्स का विचार बचपन से वैसा नहीं रहा होगा, परिस्थितियों को देख करके उस प्रकार का विचार उनका हो गया होगा कि वो मजदूरों के लिए कार्ल मार्क्स काम करने लग गए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। कहते हैं कि हम बात यह मानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो समय की सीमा के अनुसार एक प्रकार का बस एक चक्र चलाए हैं, बस एक प्रकार के सहायक सिद्ध हुए हैं। मैंने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया।
भगत सिंह कहते हैं कि हमने तो समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है, ठीक है ना, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि जब हमने कठिन कार्य को हाथ में लिया है, जब मुश्किल कार्य को हाथ में लिया है, तो फिर हमें वो जारी रखना चाहिए, ठीक है ना। आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। कहते हैं कि अगर आत्महत्या कर लेंगे तो क्या ये सफल हो जाएगा? क्या आत्महत्या कर लेना बहुत अच्छी चीज है? आत्महत्या कर लेने से ये कुछ नहीं होगा, आत्महत्या कर लेने से और भी बुरा चीज हो जाएगा। इसलिए आत्महत्या सही नहीं है। आगे कहते हैं कि जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षायुक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। कहते हैं कि जेल में तो हमारे वातावरण के अनुसार कोई माहौल नहीं था, लेकिन हम उस माहौल में भी काम करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। कहते हैं कि जेल के अंदर भी जब हम कोई काम करते थे तो हमें अनेक प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अनेक प्रकार के दिक्कत दिए जाते थे। यहां तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वो भी आपको छोड़ गए। कहते हैं कि जेल के अंदर जो लोग कहते थे कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, वो तक हमारा साथ छोड़ दिए। जो कहते थे कि हम क्रांतिकारी हैं वो भी हमारा साथ छोड़ दिए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त नहीं थी? कहते हैं कि सोचिए कि सब लोग धीरे धीरे करके हमारा साथ छोड़ रहे थे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा था कि क्या हम भी साथ छोड़ दें, क्या हम भी साथ छोड़ दें। फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? कहते हैं कि प्रयासों को जारी रखने के लिए क्या तर्क था, फिर कैसे हम प्रयासों को जारी रखें? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है? भगत सिंह कहते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे ये कार्यकर्ता और क्रांतिकारी का उदाहरण हमारे सामने है जो कि देश की आजादी के लिए आगे तो आए लेकिन फिर पीछे हट गए, जो जेलों से दंड भोग करके लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल में सजा भुगते हैं, दंड दिए गए हैं उनको, लेकिन फिर भी वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो पीछे नहीं हटे हैं। या कहते हैं कि या वाकुनन ने अपने समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। भगत सिंह कहते हैं कि अगर इतना सोच विचार हम शुरू में कर लेते ना तो हम शुरू में आत्महत्या कर लेते। ठीक है, आज आपके ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। भगत सिंह कहते हैं कि आज हमारे सामने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन का अधिकांश भाग तो जेलों में बिता दिया है दंड भोगते हुए, लेकिन फिर भी वो देश की आजादी से पीछे नहीं हटे हैं। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्ण अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटना होने वाला है। भगत सिंह कहते हैं कि कोई नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटना होगा, क्या घटना नहीं होगा, इसलिए हमेशा अपने विश्वासों पर अडिग होना चाहिए। अब जैसे आप लोग देख लीजिए, आप लोग अपने विश्वास पर अडिग नहीं है। हम आज बोले थे कि चैप्टरवा को खत्म करके ही दम लेंगे, आप लोग कभी से बहुत देर पहले से चिल्ला रहे हैं सर सायरन बज गया है, छुट्टी दीजिए। कहां सायरन बजा है भाई? 2% चार्ज हो गया है, चार स्लाइड और बचा है, उसको पढ़ लीजिए तब छुट्टी हो जाएगा। 4 स्लाइड मात्र और बचा है, ठीक है ना। कह रहे हैं भगत सिंह कि क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा करते रहते थे कि हमारी बम फैक्ट्रियां अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि याद है कि हम चर्चा करते थे कि हमारी फैक्ट्रियों में अत्यंत विनाशकारी बम रखा जाना चाहिए, प्रभावकारी बम रखा जाना चाहिए। तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था और आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ है आपको? यह तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। भगत सिंह कहते हैं कि भाई उस समय तो आप सब चीज का विरोध करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि आप इतने टूट गए हैं। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में घृणा होता है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। भगत सिंह कहते हैं कि भाई तुम तो आत्महत्या के विरुद्ध थे, तुम कहते थे कि आत्महत्या को जो करता है हम उसकी निंदा करते हैं, फिर तुम कैसे आत्महत्या के बारे में सोच लिए? आप मुझे यह कह के लिए क्षमा करिएगा कि भगत सिंह कहते हैं कि आप यह कहने के लिए क्षमा करिएगा
कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य की होता, ठीक है ना, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। भगत सिंह कहते हैं कि जो कुछ भी हमें करना था हमने सोच विचार करके कर लिया। अब अगर हम कुछ सोच विचार करते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। तो भगत सिंह कहते हैं कि अब सोच विचार करने का समय नहीं है, ठीक है ना। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि देखो भाई, भगवान के द्वारा जो ये सब किया जाता है, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म होगा कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, ये सब में हम विश्वास नहीं करते हैं। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम नास्तिक हैं, हम अपने जीवन के बारे में बस सोचते हैं। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहां लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। कहते हैं कि एक बार दिल्ली से किसी को पहचानने के लिए हमारे पास लाया गया था तो हमारे अधिकारियों ने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूं। उनका तर्क था, आप समझिएगा, भगत सिंह कहते हैं कि हमको अंग्रेज लोग ना बोलता था कि तुम बताओ ये इसको पहचानो कि कौन है, और हम नहीं पहचानते थे तो हमको बोलता था कि मार देंगे तुमको। हम साफ बोलते थे कि हम मरने से नहीं डरते हैं, मार दीजिए हमको, हम मरना ही चाहते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि क्या उस समय हमारे अंदर दुख नहीं था, क्या हम सुख में ऐसा बोल रहे थे हैं? उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी। भगत सिंह कहते हैं कि अगर उस समय हमको लोग ये कहता था कि अगर तुम मर गए तो समझो कि आत्महत्या ही होगा, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता है। भगत सिंह कहते हैं कि वैसे लोगों को हमने उत्तर दिया था कि व्यर्थ में तो कम से कम हम नहीं मरेंगे, हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि हम भाई अगर मरेंगे ही तो मानवता की सेवा करके, मानवों को अधिक से अधिक सेवा करके मरेंगे। विशेष करके मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता हूं। भगत सिंह कहते हैं कि हमारे जैसा दुखी मनुष्य जो कितना ज्यादा दुख में है, हमको कितना सताया जाता है जेल के अंदर हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमने आत्महत्या का विचार अपने मन में नहीं लाया है। भगत सिंह कहते हैं कि हमारे जितना दुख और किसी को नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आत्महत्या जैसा विचार अपने मन में नहीं लाए हैं। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं। भगत सिंह कहते हैं कि सुखदेव, यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अपने मन से आत्महत्या के विचार को निकाल दो। आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। भगत सिंह कहते हैं कि अब अपने बारे में हम क्या सोचते हैं जो बताते हैं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। भगत सिंह कहते हैं कि हमको पूरा विश्वास है कि हमको मृत्युदंड सुनाया जाएगा, यानी कि हमको फांसी दिया जाएगा। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। भगत सिंह कहते हैं कि हमको छोटा सा भी आशा नहीं है कि हमको कोई क्षमा कर दे या फिर हम किसी से क्षमा याचिका दायर कर ले। हमको मृत्युदंड मिलेगा ये हमको अच्छे तरीके से पता है। यदि कोई क्षमा भी हुई तो मैं पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। कहते हैं कि अगर क्षमा भी हुआ तो सबके लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वास व्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। भगत सिंह कहते हैं कि अगर मरना ही है तो मरने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन जब चरम सीमा पर हो, जब भारत में जोर शोर से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा हो, तो उस समय हमको फांसी दे दी जाए। हम हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्वक और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने।
कहते हैं कि अगर हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला किसी के मार्ग में आए, किसी के रास्ते में आए, तो वो हमारे जैसे लोगों के वजह से रुकावट न बने, इसलिए हम हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य का पूर्णतया भुला देना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो हम अपने भाग्य के बारे में क्या सोचेंगे हैं? जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो हम अपने भाग्य के बारे में नहीं सोचेंगे। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। कहते हैं कि हमारे शासक और विशेषकर अंग्रेज जाति के जो लोग हैं उनको हमारे जैसे लोगों से आश्चर्य उनके मन में नहीं उत्पन्न होगा। इस प्रकार का परिवर्तन जो है वो क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। भगत सिंह कहते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं हो सकता है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने और बलिदानों से ही उत्पन्न किया जा सकता है और किसी चीज से भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए, बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। भगत सिंह कहते हैं कि भाई हमको अगर फांसी से वंचित भी किया गया, अगर माफी भी दे दिया गया, फिर भी हम कहेंगे कि भाई जब सब देश के लोग प्रसन्न हैं, जब सब लोगों को नहीं हो रहा है, तब हमको क्षमा किया जाए। अगर नहीं तो फिर हमको फांसी चढ़ा दिया जाए और तब जाकर के जब हम मरेंगे, हमको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तब सब लोगों का खून गर्म होगा और हमारे जैसे बहुत सारे भगत सिंह उत्पन्न होंगे। ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र। कितना प्यारा लगा आपको। सोचिए कि भगत सिंह जेल के अंदर हैं, उनको ये पता है कि हमको मृत्युदंड मिलेगा, हमको फांसी चढ़ाया जाएगा, फिर भी वो इतने जोशीले अंदाज में ये पत्र लिखते हैं सुखदेव को। पढ़ करके लगता है कि भाई वास्तव में भगत सिंह कितने हिम्मती आदमी होंगे। सोच करके देखिए, वास्तव में भगत सिंह कितने हिम्मती आदमी होंगे, जरा आप ये सोच करके देखिए, तब आपको आभास होगा। और फाइनली ये चैप्टर प्यारे बच्चों यहां समाप्त हुआ। ठीक है ना। अब अगली क्लास में आप लोगों को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा करके ये आपका चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों अब मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत देर से बच्चे छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहे थे। चलिए जाइए भाई, छुट्टी हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। जाइए खाना पीना खाइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।